ख्वाहिश तो यही थी कि जो कराची में हल्की सी फुहार बल्कि बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ है तो इस पर गुफ्तगू करते, लेकिन मैंने देखा कि हल्की जो बारिश हुई उसने कोई ऐसा हंगामा नहीं किया, बर्पा किया कि सड़कें जलथल हो जाती, रास्ते बंद हो जाते। और इसीलिए कश्मीर चल रहा हूँ जहाँ हम वक्त मौसम खुशगवार रहता है। और इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो 3 बड़ी जमातें हैं, बल्कि 4 जमातें कह लें अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी उसमें शामिल कर लें, यानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो जिसके बानी सरदार कयूम थे, तो एक उधर तो महाज पे तो जंग नहीं हो रही, यानी किसी इधर और उधर के बॉर्डर पे, लेकिन कश्मीर के अंदर जंग जारी है। लेकिन सियासी अल्फाज की कोई इसको गलत मानों में नहीं लिएगा। और ये तो आपको तारीख़ का इल्म है, इस पर गुफ्तगू भी करूँगा अपने मोहतरम मेहमान से। गालिबन 25 जुलाई को बकरीद के फ़ौरन बाद कश्मीर का इलेक्शन इसलिए आम है कि गिलगित बल्तिस्तान के में जहाँ तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, अब कश्मीर मुजफ्फराबाद पे भी के तख्त पर बैठना चाहती है। बिलावल साहब थोड़ी दिन के लिए चले गए, लेकिन सुना है कि आसफा बीबी को वहाँ भेज रहे हैं और माशाल्लाह जो उन्होंने मुल्तान में गिरज चमक दिखाई थी वो यकीनन कश्मीर के अवाम को और भुट्टो ख़ानदान का जो बैकग्राउंड है उस हवाले से यानी कश्मीरी जो भुट्टो साहब ने 65 की तकरीर सब याद आती है उनको। हमारे साथ है कमर कायरा साहब, बड़े सीनियर रहनुमा हैं और जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे अपनी हुकूमत के दौर में 2008 में तो कश्मीर उमूर भी उनके पास थे। शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तानी जो सियासत हो रही थी यहाँ लाहौर में और इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या पार्लियामेंट में या सेनेट में, वो चली गई है अब मुजफ्फराबाद। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई वहाँ पर पाकिस्तान के कोई ज़िमनी इंतखाबात 18-19 हल्कों में हो रहे हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कायरा साहब। जैसे मैंने कहा कि जंग का समा है, लेकिन बड़ा ज़ोर लगाया आपके, हमारे देख रहा था कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका जाने से पहले गिलगित में भी उन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी, कुछ कामयाबी मिली। इस बार आप ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, आप जैसे मैंने कहा हिस्ट्री से ख़ुद वाकिफ़ हैं कि, लेकिन बदकिस्मती यही होता है ना कि 2008 में जब आपकी इस्लामाबाद में हुकूमत थी तो गिलगित में भी आ गई, मुजफ्फराबाद में भी आ गई। 2011 में जब नून की इस्लामाबाद में हुकूमत थी तो गिलगित में भी आ गई, कश्मीर में भी आ गई। अब 2000 जो ये हुकूमत आई है गिलगित में भी आ गई। तो यही तवक्को की जा रही है कि पीटीआई को कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी मिली तो आप महज धांधली का, बदनवानी का नाम देकर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते ना कायरा साहब। आपको क्या मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जिनकी नज़रों के सामने से सारी तारीख गुजरी है उनको मैं बताऊंगा क्या। रिली साहब, ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे गलत रवैये रहे, मार्शल लॉ भी लगे, सेमी मार्शल लॉ भी लगे, कंट्रोल्ड हुकूमतें भी रहीं। ताकतवर होते हैं, यकीनन उनके बड़े असरात होते हैं, लेकिन ये भी एक तारीख है कि हम लोगों ने अपनी पीसफुल स्ट्रगल से, अपने मीनिंगफुल डायलॉग एंड डिस्कशन से, अवामी आमा से इस रवैये का मुकाबला किया, उनको भी समझाया, कोशिश की कि इससे उनका भी, उन इदारों का भी नुकसान है जो इस हरकत में शामिल होते हैं, और मुल्क कौम का नुकसान तो है ही कि अगर सियासी अमल दुरुस्त नहीं होगा तो दुरुस्त सियासी क़यादत नहीं आ सकेगी, दुरुस्त रवैये नहीं पनपेंगे, और जो इदारे उसके नतीजे में जैली इलेक्शन या मैनेज्ड इलेक्शन के नतीजे में इदारे पैदा होंगे, वो इदारे भी भरपूर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी भी सिमत दुरुस्त नहीं होगी, तो ओवरऑल नुकसान होगा। तो हमने उसका मुकाबला किया है, कभी जीते हैं, कभी नहीं जीत पाए, कभी जीत थोड़ी हुई है, लेकिन इस स्ट्रगल के अमल में ये भी उसी का एक हिस्सा है। यकीनन ये होता रहा माजी में, लेकिन फिर सारे रवैये माजी के चला तो नहीं करते ना जी, आपको अपने रवैये बदलने भी पड़ते हैं, नई तारीख भी रकम होती है। हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह सारी पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं, पीपल्स पार्टी उसमें लीड रोल में है इंशाल्लाह, और हम भरपूर तरीके से कश्मीर के अंदर जदोजहद आज़ादी है कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान भर में सियासी अमल को मुस्तहकम करने के लिए
वहाँ पे एक अच्छा पॉलिटिकल कल्चर पैदा करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत वक्त से लोग वैसे तंग हैं, अगर उनको फिर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, वैसे तो अब इलेक्शन कमीशन की बेबसी भी नज़र आती है कि वज़ीर सरेआम हम नोट बांटते फिरते हैं और मुग़ल्लज़ात कहे जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनके खिलाफ तजवीज़ होती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम तो यह है कि वो हुक्म सादर करे कि ये गलती हुई है, इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर भी मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे सियासी जदोजहद का हिस्सा बनते हुए मैं तवक्को करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हम कश्मीर के अंदर एक बेहतर हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे, हम सियासी रवैये पनपेंगे। लेकिन कायरा साहब, सॉरी टू से, मेरा ये इलेक्शन नहीं, आप पास के जितने भी इलेक्शन देख लें, अगर अपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी या नून लीग जिस ज़िमनी इलेक्शन में या जहाँ कामयाब होती है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मदाखलत नहीं करी, आप लोग हार जाएं सॉरी टू से तो कहें जी इस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत की, अपने पसंद के बंदे लाए। तो 2008 में बहरहाल कश्मीर में गवर्नमेंट दी ना आपको, 2013 में नून लीग को दी ना, तो अगर 2018 में तहरीक इंसाफ की वो लहर चल पड़ी तो उस पर फिर एतराज़ करने के आपकी गुंजाइश कम रह सकेगी कायरा साहब? बात हर्ज की नहीं है, जिसको लोग लाएं वो आ जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में हम कई इलेक्शन जीते, फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी लोग बिकॉज ऑफ सम पार्ट्स जीतते हैं, हम इन स्पाइट ऑफ दोज पार्ट्स जीतते हैं, ये फ़र्क है। और गिलगित बल्तिस्तान को हमने एम्पावरमेंट दी थी, वहाँ हमने उनको पूरे हकूक़ दिए थे, पहले भुट्टो साहब ने दिए, फिर बीबी शहीद ने दिए, फिर आसफ जरदारी साहब ने दिए, और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ नेचुरली वो लोगों का तारीखी तौर पे भी रिश्ता पीपल्स पार्टी से बड़ा मजबूत है। इलेक्शन हमसे छीन ले गया, लोग तो नहीं छीने जाते ना, लोगों की मोहब्बत तो नहीं छीनी जाती, वो तो विजिबल है। इसी तरह कश्मीर की भी सूरत हाल है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कश्मीर के लोग भी बड़ी तादाद में बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और इंशाल्लाह we will give surprise। नहीं, वो तो ठीक है कायरा साहब, यकीनन पीपल्स पार्टी के रूट्स भी हैं, और फिर भुट्टो ख़ानदान का मुझे मालूम है कि जो एक पसमंदर है ख़ासतौर पर भुट्टो साहब का, जिसको ऐसे इधर या उधर के कश्मीरी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आए पावर में। लेकिन वो जो मैं रियलिटी की तरफ बता रहा था, ये तो हिस्ट्री रही है ना हमारे यहाँ कि जो मरकज़ में हुकूमत करे वो। लेकिन एक और पहलू भी है ना इस गिलगित के इलेक्शन ने भी और ये जो कश्मीर के इलेक्शन ने भी अपोजिशन जो थी मुत्तहदा को तकसीम कर दिया। खैर गिलगित के इलेक्शन के वक्त तो पीडीएम एक थी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जब जब मौके मिले, अगर आप मिलकर लड़ते तो शायद टफ टाइम देते। अब बजट के वक्त क्या हुआ, कोई 28 या 38 ग़ालिबन शरीफों के एमएनए ही नहीं आए, और हुकूमत को तीसरी बार एतमाद का वोट मिल गया, यानी 172 वोट आए। गिलगित में आप लड़े, पीटीआई आ गई, और अब कश्मीर में यही सूरत हाल है। तो मौका तो मिलेगा ना पीटीआई को, जब उसके अपोजिशन के वोट डिवाइड होंगे तो उसका हमेशा से, आपसे क्या बताऊं, अब तो माशाल्लाह मैंने कहा ना बड़े सीनियर रहनुमाएँ, तजर्बाकार रहनुमाएँ, कि अपोजिशन की दो पार्टियों के दरमियान जब भी वोट तकसीम हो तो उसका फ़ायदा हुकूमती को पहुँचता है ना, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो जैसे मैंने गिलगित का किया और अब कश्मीर का भी कायरा साहब। की गुजारिश है कि हम कोई पहले भी इत्तेहाद नहीं बने थे बरेलवी साहब, जो पीडीएम है वो भी कोई फार्मल इत्तेहाद की सूरत इस तरह नहीं थी कि हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद थे। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हुकूमत को ख़त्म, इसको चलता करने के लिए एक इत्तेहाद बने थे, वो भी चलने नहीं दिया उन लोगों ने। लेकिन पीपल्स पार्टी एक अपनी जद्दोजहद में है, जो भी हमारे सफ़र में हमारे साथ चलता है। हम जीबी में अपना इलेक्शन लड़े, इवन देन अगर इलेक्शन फेयर होता तो हम एक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ने में कामयाब होते, और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती या इत्तेहाद की बनाती या खुद बनाती, लेकिन वो इलेक्शन हमसे छीना गया। हमें तवक्को है कि कश्मीर के अंदर एक कंपैरेटिवली बेहतर इलेक्शन होगा। तो लेकिन ये क्या बात है, सॉरी टू से कायरा साहब, यानी हर पार्टी दूसरे पार्टी को, ख़ास तौर पर अब ये मोदी का यार इमरान खान, उससे पहले पीपल्स पार्टी यही इस्तेमाल करती रही, और अभी भी बल्कि मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने याद दिलाया नून लीग को कि हम वो लोग नहीं कि जो शादी में मोदी को दावत दें। उसका खैर जवाब भी मिला मरियम बीबी की तरफ से। तो ये जो कश्मीर के इलेक्शन में पार्टियां इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात में मोदी को कहाँ से ले आती हैं,
क्यों यानी उसको क्रेडिट देती हैं? आपके कायद भी यही कर रहे हैं, मरियम भी यही कर रही हैं, खान साहब भी, खैर उनकी पार्टी भी कुछ कम नहीं कर रही है, मुग़ल्लात के साथ साथ वो भी यही कह रही है। कायरा साहब। बरेलवी साहब, जब मोदी की पूरी सियासत, जब से वो सियासत में आया है, उसकी बुनियाद और असास खड़ी है अक़लियतों के खिलाफ, दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत पे। जब से वो पॉलिटिक्स में है, वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जिस भी हैसियत में। पिछले इंतखाब में जब मोदी की ये जो लास्ट इंतखाब हिंदुस्तान में हुआ, उस इंतखाब में उनका बड़ा वाज़ेह मैनिफेस्टो था, क्लियर था कि वो कश्मीर के बारे में क्या अज़ाइम और इरादे रखते हैं, क्या उन्होंने वादे किए हैं। और उसके बावजूद अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहे कि मैं दुआगो हूँ, अल्लाह करे मोदी जीत जाए, तो फिर कश्मीर का मसला आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस सोच के साथ अगर वज़ीर आज़म साहब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कहें? पाकिस्तान के लोगों की कितनी उम्मीदें उनसे थीं, उन्होंने बड़े वादे किए थे, वो 200 अरब डॉलर भी बाहर से लाने वाले थे, वो कर्जे भी ख़त्म करने वाले थे, वो नौकरियां भी देने वाले थे, उन्होंने बिजली भी सस्ती करनी थी, गैस भी सस्ती करनी थी, तेल भी सस्ता करना था, टैक्स भी कट करने थे, उन्होंने बहुत कुछ करना था। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के ऊपर महंगाई, बेरोज़गारी, बैड गवर्नेंस को मुसल्लत कर बैठे हैं और आज सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। मुल्क के अंदर लोगों के अंदर अदम इत्मीनान है। क्या यही सूरत हाल इस कश्मीर को भी देना चाहते हैं? उस कश्मीर का मुकदमा तो वो क्या लड़ेंगे? वो तो मैंने पहले गुजारिश कर दी कि वो मोदी की जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे। तो हम समझते हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया, इससे कबल कि वो कश्मीर का भी वो हाल करें, उनको वहाँ से आने से ब्लॉक करना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को। चलें, एक तो कायरा साहब, अब तो हफ्ता ही रहता है, फिर बकरीद आ जाएगी, उसकी भी छुट्टियां, और उसके बाद 25 को इलेक्शन। अभी तक जो कंडक्ट किया है आज़ाद कश्मीर के कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने, आप उससे मुतमईन हैं? और आप ये समझते हैं कि फेयर और फ्री इलेक्शन मौजूदा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन कराएगा? कायरा साहब। मुझे भी रोक नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा मुझे रोक रहे। मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रांगली, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हो या कश्मीर का, उनको स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े होकर बातें करने की ज़रूरत है। इख्तियार उनके पास है। अगर कोई वजीर जाके दौलत बांट रहा है, पैसे बांट रहा है और वो वोट खरीद रहा है, तो इससे बड़ा जुर्म कौन सा होगा जो इलेक्शन कमीशन रोकेगा? इसके खिलाफ कौन सी तादीबी कार्रवाई होगी जो अमल में नहीं लाई जाएगी? इलेक्शन कमीशन को उसमें अपने पूरे जोर से आना चाहिए आगे। इलेक्शन कमीशन से गिले शिकवे होते हैं, कुछ उनका इंस्टीट्यूशनल कमजोरियां हैं जो दूर करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों पे अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में मेरी जो हाँ कश्मीर की हमारी पार्टी है वो ज़्यादा बेहतर इस पर कमेंट कर सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की हतमी कार्रवाई इलेक्शन वाला दिन होगा, इलेक्शन से पहले शेड्यूल होगा, और इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, इलेक्शन किस तरह कंडक्ट होता है, उसके बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, शुक्रिया कायरा साहब। और जैसे मैंने कहा कि बड़ा मार्के का इलेक्शन होने जा रहा है कश्मीर का, जैसे पाकिस्तान का हो रहा था, और 3 बड़ी जमातें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, उसमें घुमसान का रंग पड़ा हुआ है 25 जुलाई को। खैर मैंने तो ऐसी लाइटर वे में कह दिया था कि जो इस्लामाबाद में जीतता है वो गिलगित में भी और कश्मीर में भी कतई मेरा इरादा नहीं इन दोनों पार्टियों के खिलाफ यानी खान साहब के हक़ में कुछ बातें कहूँ। और मैं एक और अहम इशू की तरफ जाना चाह रहा था, और वो है अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात, कि हज़ारों नहीं लाखों लोग जिनके प्यारे अजीज़ इन केसों में होते हैं। बड़े बड़े लोगों के केसों की रोज़ तारीख पड़ती है, शह सुर्खियाँ बनती हैं, गरीब जो हैं हज़ारों की तादाद में पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत के सीनियर सीजन तर्जुमान से गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुश आमदीद कहता है। और एक बड़ा अलमनाक इस अदालती जो है सूरत हाल पाकिस्तान में पहलू ये है
कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में केस इल्तवा पड़े हैं। हमारे काजी साहब हैं, रोज़ कार्रवाई हो रही है, पूरी 12 बेंचें उनके पीछे खड़ी हो गए हैं। किसी वकील की नक्सीर फूट जाए, दरवाजे बंद कर देते हैं, किसी जज का दरवाज़ा खुलने से प्रोटोकॉल न मिले, हंगामा। देखते हैं जी बड़ी मराहत वगैरह हो गई है। लेकिन आम कैदी, देखिए कितनी भयानक सूरत हाल है। और ये HRCP की मुस्तनद रिपोर्ट है और साल गुज़िश्ता की है, जिसमें वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में कोई 91,000 प्लस केस जो हैं, 51,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ज़ेरे इल्तवा हैं 51,000 से ज़्यादा के। और फिर अगर वहाँ से निकलें आप नीचे की कोर्टों में आएँ तो आप देखेंगे कि जनाब, बल्कि कोर्टों से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि कम से कम कोई 4,688 सज़ाए मौत के मुंतज़िर हैं। और जो सज़ाए मौत की कोठरी में चंद दिन गुजार ले, आप समझ लें वो उससे ज़्यादा उसके लिए भयानक होता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब हाई कोर्ट में ये जो पिछला में बताया जा रहा था कि 83,920 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। फिर सिंध हाई कोर्ट में 92,189 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। सिंध की ज़िली अदालतों में देखें कोई 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख शायद गालिबन 7। और एक हटकर है पहलू कि ये कि एक हमारे पुलिस अफसर यहाँ होते हैं सिंध में, 2011 से लेकर 2018 तक उन्होंने जनाब 745 जो है जी वो जो मशहूर ज़माना होता है ना पुलिस मुकाबला, और 440 के बंदों के बारे में कहा जाता है मार दिए, आज़ाद घूम रहे हैं, कोई पकड़ दकड़ नहीं ऐसी तफ्तीश हुई थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अली ज़फ़र साहब भी आज रजिस्टर साहब जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, और साथ हैं हमारे साबिक़ अटॉर्नी जनरल हमारे इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये उम्मीद थी कि ज़्यादा इस पर इंसाफ पर जोर देगी, लेकिन ये जो मैं आपको HRCP के मुस्तरद बता रहा था कि साल गुज़िश्ता ये सूरत हाल है, अब और बढ़ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इतने ज़ेरे इल्तवा केस हैं, यानी गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और अगर हमारे काजी साहब वगैरह के लोग फरियादी बने कि इनसे जायदाद वायदाद का मुँह चाह रहा है, तो 12 बेंचें मैंने कहा ना हल्ला बोल देती हैं। काजी साहब जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये वाकई एक बहुत इनक्वालिटी है ये सारे सिस्टम में, कि एक शख्स जो है उसको सारी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिलता। और अगर जज साहिबान के लिए आइन ने एक फोरम भी प्रोवाइड किया हो, तो वो चीज़ जो है वो भी फोरम को अवेल करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के 10 जज जो हैं वो कई माह बैठ जाते हैं, और फिर वो एक पहला फैसला देते हैं, फिर वो रिव्यू में फैसला देते हैं, फिर रिव्यू के बाद एक और फैसला वो लगता है कि उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से वाकई बहुत ज़्यादा इसमें ताख़ीर हो रही है हायर कोर्ट्स में। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमने जो अकेडमियाँ बनाई हैं, जुडिशल अकेडमी, वो बनाई हुई हैं लोअर जुडिशरी के लिए मोस्टली, और वो हमने हायर कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और वकालत से जो जज बनते हैं, वकालत एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है कोर्ट में बैठ के फैसले करने से। तो वकील जो है वो कोई ख़ास किस्म के मखसूस सब्जेक्ट से डील कर रहा होता है, वो डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट से उस हद तक डील नहीं करता जिस हद तक के जजेस को डील करना पड़ता है। इसलिए जजेस की जो नेशनल कोई एकेडमी होनी चाहिए ऑफ द सुपीरियर कोर्ट जजेस, उसमें से उनको गुजरना चाहिए, 1-2 साल उसमें रहना चाहिए, उसके बाद उसमें जो अच्छे लोग हों उनको जज बनाना चाहिए। ये तो आप मुस्तकबिल बात कर रहे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है। और मुझे ज्वाइन किया है अली ज़फ़र साहब, आपकी तो माशाल्लाह फैमिली का मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ, बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है हमारे SM ज़फ़र साहब का, किताबें भी लिखी हैं, खुद आप भी ओहदेदार रहे। ये जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के केसों का 51,000 से ज़्यादा, और खैर आपने ज़्यादा जो है ज़ेरे इल्तवा, पार्टी तो आपने अभी ज्वाइन की है, सेनेटर भी आप हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। जैसे मैं कह रहा था कि काजी साहब जैसे जज हों और वो बड़े बड़े लोगों के मुकदमात डे बाई डे हलते हैं, और गरीबों का यह हाल है। मोहतरम अली ज़फ़र जी, बिल्कुल आप ये बजा फरमा रहे हैं कि हमारे लीगल सिस्टम में जो बड़ी मेजर गैप्स हैं, बड़े जो मसले हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला यही डिले का है कि साल केसेस चलते हैं। और इसका जो सजेशंस आ रही हैं, आप देखें उस पर काम हो रहा है। मैं आपको 3-4 इंस्टेंसेस बताता हूँ जिसके ऊपर काम चल रहा है। एक तो आपको खुशी होगी ये सुन के कि जो विमेंस राइट्स हैं, आपको पता है इनहेरिटेंस के जब मामले होते हैं, शरिया के मुताबिक फैसले किए जाते हैं कि विमेन इनहेरिटेंस उनके मुताबिक हो जो उनका सेक्ट है।
लेकिन उसके बावजूद के शरिया में बड़ा क्लियर है प्रोविजन के विडोज को और बच्चियों को और बहनों को कितना मिलना है। हमारे बदकिस्मती से कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जहां मर्द हजरात अपनी फैमिली की औरतों को जायदाद नहीं देना चाहते, तो 50-50 साल तक केस चलते रहते हैं और उनको उनका हक नहीं मिलता, जो इनहेरिटेंस का हक है। तो उसके लिए एक नया कानून बनाया गया है और उस कानून में ये है कि आप डायरेक्टली अगर कोई फैमिली कोई विडो है या कोई बेटी है या बहन है जिसको जायदाद नहीं मिल रही, हालांकि उनका इनहेरिटेंस का हक है, तो सीधा ओम्बुड्समैन के पास, विमेन्स ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हैं और वो विमेन्स ओम्बुड्समैन जो है वो समरी तरीके से जायदाद का पोजेशन उनको दे सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं वो अलग होने चाहिए, वो उनकी एपेलेट फोरम भी अलग होना चाहिए। तो हुकूमत पंजाब ने हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के साथ मुशावरत से एक कमर्शियल कोर्ट्स भी बना दिए हैं। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ एक जिस पे मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में वो सबसे पॉजिटिव चीज़ है डिले को ख़त्म करने के लिए, और वो है आर्बिट्रेशन या सालसी जिसको आप कहते हैं रिजीम, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से और ये मैं इंशाल्लाह सेनेट के फोरम से ही इस कानून को लेके आऊँगा जहां हम आर्बिट्रेशन जो है वो कर सके, ताकि बहुत सारा बर्डन जो है, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो कोर्ट्स की हैं वो कम हो जाएं। उससे ये होगा, और ये हमने एग्जाम्पल देखा है पूरी दुनिया में, कि जब आप आर्बिट्रेशन का एक सेटअप देते हैं, एक मजबूत सेटअप देते हैं जो आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो और जिसपे लोगों को एतमाद हो, तो फिर 50% से भी ज्यादा जो बर्डन है अदालतों का वो खत्म हो जाता है। तो ये भी करने जा रहे हैं। बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल कि, लेकिन मैं एक और बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट बैरिस्टर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा काज़ी साहब के इवन मैं कोशिश कर रहा था कि वो पेपर निकल आता, लाहौर हाई कोर्ट के ने बाद में ये तस्लीम किया कि एक जज ने एक को गलत सज़ा दी, वो कोई 15-16 साल जेल में रहा, फिर रिहा हुआ और कहते हैं जी हमसे गलती हो गई। तो वो जो जजा और सज़ा है उस जज को जो हाई कोर्ट का था, उसने एक ज़िंदगी बर्बाद की। और कितने केसेस हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया, मिसाल क्यों नहीं बनाई गई, सिर्फ उसने माजरत कर ली। ये सवाल ये है कि कोई मुद्दत तो रखेंगे ना। इरफान कादिर साहब 2 साल 3 साल केस नहीं चलते और बाद लोग सॉरी चूसे, वकला के बारे में कहा जाता है आपस में बाजारी लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, मुका टाइप। ये भी तो है ना इरफान कादिर साहब आपकी बिरादरी में। मैं इसीलिए कह रहा था कि एक तो मैं बात कर रहा था कि जजेस की कॉम्पिटेंस की ट्रेनिंग की, और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो दैट इज नॉट इन प्लेस। अकाउंटेबिलिटी भी इनकी होनी चाहिए। और नहीं, वो अगर अली जफर साहब अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो आप लोग ये जजेस आ जाएंगे और बारें आ जाएंगी कि जी हुकूमत कौन होती है मदाखलत करने वाली। देखें, अली जफर साहब अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं कर सकते कि अली जफर साहब की हुकूमत में तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मामला भिजवाया था, वो तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वापस कर दिया। अली जफर साहब अगर लाना चाहते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स या पीटीआई की हुकूमत, वो ला सकते हैं, लेकिन वो फिर पार्लियामेंट की मदद से ला सकते हैं। इन आइसोलेशन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा लाना। वो वाले जुडिशल रिफॉर्म्स जो है बिल्कुल उसकी अज़हद जरूरत है, वो आने भी चाहिए। और मैं बिल्कुल सराहता हूँ अली जफर साहब की कोशिशों को, खास तौर पे उन्होंने जो खवातीन की कब की बात की है कि एक ओम्बड्स पर्सन उनके लिए मुकर्रर किए गए, उनके इनहेरिटेंस के मामलात के लिए, या जो कमर्शियल कोर्ट्स बनाए गए हैं, ये बड़ी अच्छी काविश है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जिस तरह के ये बैकलॉग है, इतना बड़ा 90,000 का बैकलॉग आप बता रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पे, तो इसका मतलब है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में एक तो ज्यादा जजेस चाहिए और एक हमें लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, और वो तो पार्लियामेंट्री कंसेंसस से होगा ना, क्योंकि कोर्ट्स जो है उनकी जो कोर्ट्स जो मैनेजमेंट है, उनकी केस मैनेजमेंट, वो तो बिल्कुल। चले इरफान कादिर साहब, आपने कम से कम अली जफर साहब को और हुकूमत को सराहा तो, वरना आजकल हुकूमत के किसी बंदे को कौन सराहता है उसके लिए अच्छे। लेकिन अच्छी कोशिश जो भी करे, ये बड़ा अच्छा काम है ये खबर नहीं, लेकिन अमलन कम से कम देखें एक स्टेप और भी अली जफर साहब गालिबन ये भी आपके पेश नजर रहा होगा। और मैंने तो यहाँ देखा कि डैनियल पर्ल का एक बंदा
बकायदा रिकॉर्ड में कि वो उस मर्डर में शामिल था। उसको जब एक मुद्दत पूरी हो गई, सुना उसको लाहौर में रखा गया है, एक ख़ास जगह एक गेस्ट हाउस में रखा गया है, 20 बच्चों को मिलने दिया जा रहा है। तो फिर ऐसा कीजिए ना आप कि ऐसे लोग जिन पे 3 साल 4 साल 5 साल केस चलते रहे हैं या अगर इतनी मुद्दत तक रहे, उनको ये सहूलत तो दें कि वो उनको अपनी फैमिली से मिल सके। और आपको मुझसे ज़्यादा इल्म होगा, अगर एक बंदा जेल में गलत या सही हो, पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। अली ज़फ़र साहब, इस तरह का तो कोई कानून आप पार्लियामेंट में लाइए ना। जी बिल्कुल, आप बजाव फरमा रहे हैं। और ये उसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो जुडिशियल कस्टडी में हैं लेकिन उनकी अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसको आप कहते हैं, कि उनको क्या सहूलियात दी जा सकती हैं। उसमें मेरा ख्याल है बहुत अहम किरदार अदालतों का भी है और हुकूमत का भी है और कानून साजी का भी है। बहुत सारे गैप्स हैं। एक तो है बेल के कानून को बेहतर करना, उसको सिस्टमेटिक करना ताकि वो कंसिस्टेंट हो, वरना वो कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है। बहुत सारे लोग जो जिनको जायज़ निकलना चाहिए वो निकल नहीं सकते जेल से बाहर, वो अंडर ट्रायल जेल में ही रहते हैं। और बहुत सारे जिनको नहीं निकलना चाहिए वो निकल जाते हैं। तो ये इशू है। एक दूसरा ये है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को फैसिलिटी देना, जिस फैसिलिटी का बात आपने की, इस तरह की और 15-20 फैसिलिटीज हैं जो बहुत सारी पहले ह्यूमन राइट्स के मुताबिक भी, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक भी एक बुनियादी हक है। नहीं, लेकिन इससे हटकर देखिए, इससे हटकर अली ज़फ़र साहब, हम ये चाहेंगे ना इस हुकूमत से पूछना जो 3.5 साल पूरी कर रही है, कि आप जो पेशरफ्त कर रहे हैं 6 माह में अगर 51,000 इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, तो फिर ये पूछने का हक हासिल है सुप्रीम कोर्ट से भी या उस इंतज़ामिया से भी कि ये तादाद 6 माह में आप इसमें 10,000 कमी लाएंगे, 5,000 भी कमी लाएंगे। और छोटी कोर्टों को तो छोड़ें, आप लोग तो, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल मौजूद है सेशन और कोर्टों में। जी इसमें मेरा ख्याल है आप साहब सिर्फ जो अदालतें हैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें 2 और भी बहुत अहम चीजें हैं जिनको आप जिम्मेदार ठहराएं। एक तो वकला हैं, हम भी बहुत सारी एडजर्नमेंट्स लेते हैं, हमें भी डिले करना आता है। और वो जब आप डिले की तरफ चले जाएं तो फिर एक दोनों जुडिशरी भी और लॉयर्स को भी आप ब्लेम करें। और दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे कोड्स हैं हमारे, जो कि एक तरह से आपको मदद करते हैं डिले करने में केसेस की। उनको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो कि अभी तक नहीं हो सके। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि इस सारे मामले को आपको अक्रॉस द बोर्ड मुल्क में देखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोविंशियल बॉडीज के पास हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद आप नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको प्रोविंसेस को भी ऑन बोर्ड लेना है कानून साजी के लिए और फेडरेशन को भी, और उसके साथ साथ फिर एक ट्रेनिंग करनी है। जिस तरह इरफान कादिर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे हैं कि की कॉम्पिटेंसी की ट्रेनिंग भी करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे और लॉयर्स की भी एक जिम्मेदारी है जो उनको निभानी पड़ेगी। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि खैर हम भी अली ज़फ़र साहब, हम ये खुद, हम मीडिया भी एक को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलें आज हमने उठाया, हम भी तो 2 आदमियों को बिठाल के बस चाहते हैं प्याली एक दूसरे से मारे, थप्पड़ मारे, ज़्यादातर हमारा भी सर होता है। इरफान कादिर साहब, अली ज़फ़र साहब ने एक आखिरी कंक्लूडिंग वर्ड, आपको उम्मीद है तहरीक इंसाफ और ज़फ़र साहब कर रहे हैं इसमें कुछ बेहतरी आने की फौरी तौर पर? जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हुकूमत को मजबूत करना चाहिए बल्कि पार्लियामेंट को भी मजबूत करना चाहिए, सदर को मजबूत करना चाहिए, वजीर आजम को मजबूत करना चाहिए। ये पाकिस्तान के टॉप ऑफिसर्स हैं जिनको कि हमने अदालतों के ताबे मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र और हमारे मोहतरम इरफान कादिर साहब जिस पाए के वकील बैठे हैं कि उनको मैं इंटरप्ट करके गुफ्तगू कंक्लूड करूं कि एक सिंध का एक और भी मसला है। लेकिन मैंने दोनों अपने मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमारे वज़ीर आला साहब वापस जब आए हैं अमेरिका से तो ये ख़बर दे रहे हैं कि सिंध में कोरोना जो है और ख़ासतौर से कराची में 17.5% से ज़्यादा बढ़ गया है। तो गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV में मैं दिल्ली एक बार फिर खुशामदीद करता है और हमारे वज़ीर आला सिंध अमेरिका से वापस पहुंच गए। आते ही उन्होंने कोरोना की ख़तरनाक संगीन सूरत हाल पर फौरी तौर पर बड़े फैसले किए कि कराची में 17.1 उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। सिंध में 7.4%। खावर हुसैन मौजूद थे। जी खावर, आज एक बार फिर जो कराची में लहर कम हुई थी, चौथी लहर में जो केसेस आ रहे हैं, अमवात आ रही हैं, उसमें बढ़ा हुआ है। वज़ीर आला ने जो बड़े फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद भी होगा खावर? बिल्कुल, ये एक दफा फिर चौथी लहर जो कोरोना की है इसमें काफी शिद्दत नजर आ रही है। कराची में खासतौर पर डिफरेंट वेरिएंट के केसेस जो सामने आए हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। खासतौर पर भारतीय वेरिएंट का जो कोरोना सामने आया है, इसी तरह से अफ्रीकन है और बरतानवी कोरोना भी सामने आया। तो ये उसके बायस आज जैसे ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची पहुंचे थे अमेरिका के दौरे से, तो उन्होंने ये अहम बैठक बुलाई और कोरोना टास्क फोर्स के तमाम अरकान उसमें शामिल थे। मशावरत हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि फौरी तौर पर जो इंडोर डाइनिंग है उसे बंद किया जाए। उसके बाद दूसरे मरहले में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद किया जाए। और अच्छा खावर, ये जो सॉरी जरा मेरे पास वक्त कम है, ये जो एक नई वायरस का जिक्र किया जा रहा है, इसके सबूत भी मिले, मरीज भी हैं, या कुछ इस खबर को खुफिया रखा जा रहा है? ये नया डेल्टा बताया जा रहा है। जी खावर, नहीं, इस तरह की काफी केसेस आए हैं। खासतौर पर 30 केसेस के बात की जाए तो एक ही फैमिली के तकरीबन 12 के करीब अफराद में ये कोरोना का वायरस जो है वो पाया गया है। और लियारी जनरल हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कोरोना का, उसमें अच्छा इनके लिए कोई अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा या इनको आम जो आइसोलेट रखे हैं उनके साथ? नहीं, जो कोरोना के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उन्हीं में ही रखा जाएगा। ताम जो अमला है उसे भी कहा गया है कि वो ज्यादा एहतियात करें क्योंकि ये तेजी से फैलने वाला वायरस है और इसके असरात जो हैं वो जल्दी से 2 दिन में जो है ये असरात दिखाता है। शुक्रिया खावर हुसैन। खावर हमें बता रहे थे कि वज़ीर आला सिंध ने जो आज पहुंचे और फौरी तौर पर काबीना ने फैसला किया कि जनाब उनके जो अहम इजलास को फैसला किया गया कि सिनेमा बंद, स्कूल बंद, तफरीह पार्क बंद, खाना अंदर होगा। इसके साथ ही मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।